Hello, welcome to the Defense Studies class. Today we are going to study about the first topic, which is India's security. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इंडिया सिक्योरिटी के रिगार्डिंग हमने बॉर्डर्स कंसिडर किए थे, डिफरेंट बॉर्डर्स। उसमें हमने सारे 7 नेबरिंग कंट्रीज के बारे में कंसिडरेशन किया। उन 7 नेबरिंग कंट्रीज से बाकी 5 से हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्गर हैं, बॉन्ड बहुत अच्छा है। और जब हम कंसिडरेशन करते हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ, तो हमारे इश्यूज बॉर्डर रिलेटेड हैं, काउंटर इंटरजेंसीज होती हैं पाकिस्तान की तरफ से, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से एरिया एक्वायर किया जाता है। तो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय अस फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना। अगर हम ये टॉपिक का नाम देखें, द नेम इज इंडिया सिक्योरिटी। इंडिया सिक्योरिटी अगर हम कंसिडरेशन करने जाएं तो ये दो पार्ट में आता है, सिक्योरिटी थ्रू इंटरनल मीन्स एज वेल एज फ्रॉम एक्सटर्नल वन। अगर हम एक्सटर्नली देखें तो हमारे पोटेंशियल एनिमीज जो हैं एशिया में, दैट आर पाकिस्तान एंड चाइना, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। वो टेरिटोरियल ग्राउंड पे भी हो सकता है, जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं उनके वजह से, और सेकंड जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से भी होता है। अब जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमें एक्सटर्नल वे से तो सिक्योर करना ही है इंडिया को, एज वेल एज इंटरनली भी स्ट्रॉन्गर करना है, और इंटरनली भी हम सेफ गार्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमारे जो की लोकेशंस हैं, जहाँ पे हमारा एमिनेशन डिपो है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैं हमारे, जहाँ पे डेटाबेसेस हैं, इन सबको सिक्योर गार्ड करना। तो इस वे से हम इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली इंडिया को गार्ड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सटर्नल वे एंड इंटरनल दोनों कंसिडरेशन करेंगे। अगर हम इंटरनल की बात करते हैं तो इंटरनली भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जस्ट लाइक टेररिज्म है, नेक्सलिज्म है, करप्शन है, और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उसको ओवरकम करें तो हम अपने नेशन को इंटरनली सेफ गार्ड कर सकते हैं, एज वेल एज फ्रॉम एक्सटर्नल एनिमी भी हम उसे सेफ गार्ड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ कंसिडरेशन करेंगे, और उससे पहले मैं एक स्टेटमेंट आपको बोलना चाहता हूँ। द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर पीस इज वॉर। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा टिपिकल लगता है कि द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर पीस इज वॉर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम वॉर के लिए रेडी हैं तो क्या होगा, एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं होगा। अगर आप पहले से रेडी हो तो दूसरा अटैक करने से पहले 2-3 बार सोचेगा, क्योंकि ये पहले से प्रिपेयर्ड है। अगर हम इस पर अटैक करेंगे तो हमें ही ज्यादा लॉसेस होंगे। तो एक जनरल ने ये स्टेटमेंट दिया था, दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर पीस इज वॉर। मतलब हमें वॉर के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, और अगर हम वॉर के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो हमारे रीजन में पीस मेंटेन रहेगा, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं होंगे, कोई अटैक नहीं करेगा। अगर कोई, किसी को पता है कि वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उनकी जो डिफेंस फोर्सेस है, तो कोई वहां पे जाके अटैक करेगा? ऑब्वियसली नॉट। अगर किसी को पहले से ही पता है कि वहाँ की आर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो कोई भी वहाँ पे जाके अटैक नहीं करेगा। तो इसलिए हमें वॉर के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, जिससे पीस मेंटेन रहेगा। द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर पीस इज वॉर। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई करनी है हमको, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। और अगर हम प्रिपेयर्ड हैं तो फिर उसके बाद बाहर से हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल एनिमीज से खुद को सेफ गार्ड कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो नाउ वी विल सी द पीपीटी फॉर दिस। Now see this. The name of the chapter is India's Security, the Conceptual Framework. कि concept कैसे हैं इसके, तो ये हम डिस्कस करेंगे। मराठीमध्ये या चॅप्टरचं नाव आहे भारताची सुरक्षा सुरक्षा एंड संकल्पनात्मक चौकट। ओके, तो अब हम इसके आगे कंसिडरेशन करेंगे। नाउ सी दिस,
What is national security? If we see definition wise, sorry, if we see its definition, it will be national security refers to the defense of the territory, sovereignty, and freedom of the country. Traditionally, national security means protection of the state from external aggression. This is the military dimension of the security. जनरली जब हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमें गार्ड क्या करना है, हमें हमारी टेरिटरी गार्ड करनी है, हमें हमारी सोवेनिटी मेंटेन रखनी है और फ्रीडम को बचाए रखना है। इसका मतलब ये है कि सपोज चाइना है जो सर्टन थोड़ा एरिया ले रहा है, तो हम बोलेंगे सपोज वो लेह का थोड़ा एरिया ले लिया तो क्या प्रॉब्लम है, जाने दो। तो ऐसे अगर करेंगे तो एक टाइम वो थोड़ा लैंड लेगा और ऐसे करते करते वो पूरा लेह एक्वायर कर लेगा। जैसे आपको पता ही है चाइना ने तिब्बत को टोटली एक्वायर कर लिया। पहले तिब्बत एक सेपरेट कंट्री था, बट बाद में चाइना ने उसको कंप्लीटली एक्वायर कर लिया। और उनकी जो ये एक्सटेंशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग अगर हमने उनको अभी नहीं कंट्रोल किया तो वो धीरे धीरे आगे आगे शिफ्ट होते होते लेह को भी अपने अंडर ले लेंगे। और उनका पॉइंट पहले से वो बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चाइना, बट ऐसा एक्चुअली नहीं है। जो हम सबको पता है कि चाइना जो है ये एक गलत स्टेटमेंट फॉरवर्ड करता है, अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। ओके, तो हमें हमारी टेरिटरी मेंटेन रखनी पड़ेगी, फ्रीडम मेंटेन रहना पड़ेगा। हम किसी के प्रेशर में आके डिसीजन नहीं ले सकते, हमें अपने हिसाब से डिसीजंस लेने पड़ेंगे। सॉवेनिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी हमें, ठीक है, कि एक ही जैसे हमारे यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सब फॉलो करते हैं, अगर कोई अलग अलग बनाने लग जाए और उसका हमें फॉलो करना पड़े तो दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो सोविनिटी मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो उसका मेजर मेन थिंग ये होता है कि कंट्री को सेफगार्ड करना फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, जो बाहर से अटैक हो रहे हैं उससे कंट्री को बचाना। और ये एक मिलिट्री डायमेंशन है। मिलिट्री डायमेंशन कैसे है, क्योंकि एक्सटर्नल एग्रेशन होगा तो वर्क कौन करता है, मिलिट्री करती है, डिफेंस फोर्सेस करते हैं। डिफेंस फोर्सेस के तीन मेन पार्ट कौन से हैं, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और इनको जो सपोर्ट करने वाले फोर्सेस हैं उन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलते हैं, जैसे कि जिसमें बीएसएफ आएगा, सीआईएसएफ आएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड आएगी, ये इनको सपोर्ट करते हैं। बट वॉर टाइम पे कौन से तीन फोर्सेस आगे होते हैं, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ओके, then beside this military dimension there are other aspects of national security that are equally important. अब हमें सिर्फ मिलिट्री से ही हम अपने नेशन को बचा सकते हैं क्या, नहीं, उसमें और भी ज्यादा एस्पेक्ट हैं। जैसे अगर हम इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है तो भी हमारे ट्रेड्स बढ़ेंगे और दूसरा कोई अटैक करने से पहले सोचेगा, क्योंकि हम उनको अफेक्ट कर सकते हैं इनडायरेक्टली। सेकेंड थिंग, जितना टेक्नोलॉजी वाइज हम हायर जाएंगे उतना ही दूसरा कंट्री हमें अटैक करने से पहले सोचेगा। हमें एजुकेशन फ्रंट पे स्ट्रांगर होना पड़ेगा और एज अ होल पूरे कंट्री की इकोनॉमी को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सारे एस्पेक्ट को हम स्ट्रांगर रखते हैं तो वी विल बी अ सुपर पावर। हम एक टाइम ऐसा आएगा कि हम भी सुपर पावर में काउंट होंगे अगर हम इन सारे चीजों को ज्यादा लेवल को इंक्रीज करते हैं, मतलब इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज स्ट्रॉन्ग करते हैं, एजुकेशन सिस्टम इंक्रीज करते हैं, रिसर्च वर्क इंक्रीज करते हैं और टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करते हैं। To be truly secure, a nation needs other form of security. These include the role of diplomacy or politics, society, environment, energy, as well as natural resources, economy and human resources. तो ये सारे फैक्टर बहुत मेजर पार्ट करते हैं। डिप्लोमेसी, हमारी डिप्लोमेसी कैसे है, हमारी डिप्लोमेसी इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्गर है। आप लोगों को पता होगा हमने पाकिस्तान को और चाइना को वर्ल्ड वाइड आइसोलेटेड किया हुआ है। जो रिसेंटली लेह लद्दाख में आपने सुना होगा जो प्रॉब्लम हम चाइना से फेस कर रहे हैं, तो उसमें हमारी डिप्लोमेसी ने एक अच्छा रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से हमने चाइना को आइसोलेट कर दिया है। वर्ल्ड वाइड मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज जो है वो इंडिया के फेवर में है। तो ये जो पार्ट आता है ये डिप्लोमेसी के अंडर आता है। सोसाइटी हमारी स्ट्रांगर होनी चाहिए, मतलब उनके बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांगर होने चाहिए जो नेशन बिल्डिंग में हेल्प करें, नेशन बिल्डिंग में हेल्प करें।
ऐसा होना चाहिए। सोसाइटी में ही डिस्प्यूट है, उन्हीं के प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो वो नेशन बिल्ड में कैसे हेल्प कर सकते हैं। एनवायरमेंट स्ट्रांगर रहना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, पोल्यूशन कम से कम होना चाहिए। एनर्जी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट, जो हमारे एनर्जी हैं उनके सोर्सेज भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेज पे ध्यान नहीं दिया तो जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा वो वाटर के लिए होगा। तो इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। इकोनॉमी, इकोनॉमी तो मेजर पार्ट प्ले करता है। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है तो आपकी मिलिट्री स्ट्रांगर नहीं होगी, और अगर आपकी मिलिट्री स्ट्रांगर नहीं है तो आप एक्सटर्नल एग्रेशन से डील ही नहीं कर सकते। इकोनॉमी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, और ह्यूमन रिसोर्सेज तो ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्सेज के हिसाब से अगर हम कंसिडर करें, इंडिया में यूथ का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू एल्डर पीपल। अगर हम जापान या बाकी कंट्रीज की कंसिडरेशन करें, वहाँ पे यूथ का परसेंटेज होल पॉपुलेशन में बहुत कम है, बट इसमें इंडिया जो है वो एक स्टेप आगे है। इनका जो परसेंटेज है यंग पीपल का वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये हमारे लिए मेजर पार्ट प्ले कर सकता है। बट हमारा जो रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो स्किल्ड नहीं है। अगर हम उन्हें स्किल्ड कर दें तो हम वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग को बहुत अलग लेवल पे ले जा सकते हैं, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को। और इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि अभी चाइना पे इतना फेथ नहीं है बाकी कंट्रीज़ का। और अगर अपने स्किल यूथ प्रोवाइड किया तो जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो चाइना में एस्टेब्लिश हैं, तो वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं और हम इसमें खुद के लिए प्रॉफिट ला सकते हैं। मैक्सिमम फैक्ट्रीज इंडिया में एस्टैब्लिश करके, बट उन्हें हमें प्रॉपर स्किल्ड वर्कर्स प्रोवाइड करने पडेंगे। नाउ सी दिस इन मराठी। मराठीमध्ये बघितलं तर राष्ट्रीय सुरक्षा म्हणजे काय? देशाच्या प्रादेशिक सीमा, सार्वभौमत्व आणि स्वतंत्रताचे संरक्षण करणे म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा होय। पारंपरिक पद्धतीने विचार केला तर राष्ट्रीय सुरक्षा म्हणजे बाह्य आक्रमणापासून राज्याचे संरक्षण करणे असे मानले जाते। राष्ट्रीय सुरक्षेची ही फक्त लष्करी बाजू आहे। या लष्करी पैलू बरोबरच राष्ट्रीय सुरक्षेचे इतरही पैलू आहेत आणि तेही तितकेच महत्त्वाचे आहेत। देशाचे खऱ्या अर्थाने संरक्षण करायचे तर या व इतर प्रकारचे संरक्षण ही आवश्यक ठरते। त्यात राजकारण किंवा राजनैतिक हालचाली, समाज, पर्यावरण, उद्योग, ऊर्जा व इतर नैसर्गिक संसाधन संपत्ति, आर्थिक आणि मनुष्यबळाचाही समावेश होतो। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहले। देन नाउ सी दिस, अगर हम पॉइंट देखें तो इंडियन, इसका जो सब टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर जो पहला है दैट इज इंडिया सिक्योरिटी पॉलिसी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक कंपल्शंस। तो अभी हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी को हम कैसे स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं और क्या कंपल्शंस है जिससे हम मेंटेन रखें, स्ट्रॉन्गर रखें हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी को, दैट इज डिप्लोमैटिक। The changes that take place in international relations and their effects on the conventional and new security threats to India। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी डिप्लोमेसी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं। डिप्लोमेसी स्ट्रॉन्गर करना मतलब क्या है कि अगर इंटरनेशनली हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो स्ट्रॉन्गर नेशंस हैं, हमने सबके साथ रिलेशन फ्रेंडली रखे हैं, तो ऐसा कभी सिचुएशन आता है वॉर का, तो ये बाकी सारे कंट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस वॉर में हमें सपोर्ट करेंगे। तो इससे इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, इंडिया की सिक्योरिटी बढ़ेगी। तो ये डिप्लोमेसी जो है वो डिप्लोमैट्स करते हैं, और अगर ये स्ट्रांग है तो सिक्योरिटी भी स्ट्रांग होगा। मिलिट्री, these threats would include conventional wars, internal security problem and threat from such weapons of mass destruction as nuclear, chemical and biological। अभी हमें हमारी मिलिट्री को भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रखना पड़ेगा कन्वेंशनल वॉर्स के लिए। कन्वेंशनल वॉर्स मतलब क्या होता है, अगर एक सिस्टमैटिक एरिया में ही वॉर हो रहा हो तो उसे कन्वेंशनल वॉरफेयर बोलते हैं। जो ओल्ड टाइम्स वॉर होते थे वो कन्वेंशनल वॉर्स थे। कन्वेंशनल वॉर मतलब एक सिस्टमैटिक एरिया में दो किंग्स के आर्मी आते थे और वहां पे फाइट करते थे, जो जीतता था दूसरा किंगडम भी उसका हो जाता था। तो ये कन्वेंशनल वॉरफेयर है। बट टुडेज वॉर इज नॉट कन्वेंशनल वॉरफेयर, दिस इज टोटल वॉरफेयर। टोटल वॉरफेयर में क्या होता है, उस दूसरी कंट्री को टोटली कोलैप्स कर दो, खत्म कर दो।
फिर उसमें कैसे मीन यूज होते हैं, नेवी यूज होता है, एयरफोर्स यूज होता है, आर्मी भी यूज होता है। आर्टिलरी शेलिंग होती है, एयरफोर्स जाके उस कंट्री में बहुत सारे शेलिंग करते हैं। न्यूक्लियर बम्स यूज होते हैं जिसमें थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल की डेथ होती है, या बायोलॉजिकल बम्स है, केमिकल बम्स है। तो जिसमें ये सारे मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स अगर यूज हों और जिसके कोई लिमिट्स ना हो, तो उसे टोटल वॉरफेयर बोलते हैं। तो ये सब चीजें अगर हमारी मिलिट्री स्ट्रॉन्गर रहेगी तो हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी होगी। नाउ इकोनॉमी, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी चेंजेस इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ ट्रेड। और इकोनॉमी भी हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर इंटरनेशनली इकोनॉमिकल कुछ फर्क आ रहे हैं तो वो हमें भी अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें पहले से हमारी इकोनॉमी को स्ट्रांगर रखना है, जिससे अगर इकोनॉमी स्ट्रांगर है तो बाकी एस्पेक्ट ऑटोमेटिकली स्ट्रांगर होते जाते हैं। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांगर है तो आपके जो डिफेंस बजट्स होंगे वो हायर होंगे, एजुकेशन बजट्स, मेडिकल बजट्स हायर होंगे, और जो वेपनरी होगा वो भी हाईटेक होगा। Then, second point, domestic and internal issues. Science and technology, modernization of defense forces through developments in science and technology. साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितना हायर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमें दूसरे कंट्रीज पे अपने वेपन्स के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। जैसे हम अपने वेपन्स के लिए रशिया पे, यूएस पे, इसराइल पे डिपेंडेंट होते हैं। हम जनरली ज़्यादा जो वॉर के मटेरियल है वो मैन्युफैक्चर नहीं करते। तो अगर हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत हायर लेवल पे होगा तो हम ये खुद डेवलप कर सकते हैं। इकोनॉमिक, द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, रोबोस्ट इकोनॉमी हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सिक्योरिटी इश्यूज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि जितना ज्यादा इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही ज्यादा डिफेंस भी उसका स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि उतने हाईटेक वेपन्स उनके पास होंगे। सोशल एंड पॉलिटिकल, सोशो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। अगर सोशल पॉलिटिकल जो है, मतलब जैसे कि आज की डेट में देखिए हम एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट है और उसके प्रॉपर सीट हैं, तो अगर वो स्टेबल गवर्नमेंट है तो वो बड़े डिसीजंस लेती है, तो जिससे क्या होता है, स्टेबल रहता है। बट अगर कोलिशन से गवर्नमेंट बना है, मतलब दो तीन पार्टी के सपोर्ट से मिला है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाता, उसको दूसरे पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी से पूछना पड़ता है। बट पार्टी ए के पास सफिशिएंट सीट्स हैं और उनकी गवर्नमेंट है, तो फिर वो जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्गरली आगे बढ़ता है। दैट इज द थिंग। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक मीन्स दिस इंक्लूड प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेशन। बहुत बार आपने देखा होगा, जो हमने कंसिडरेशन किया, बांग्लादेशी पीपल्स बहुत ज़्यादा इंडिया में माइग्रेट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होने की वजह से जो इंडिया के पीपल हैं उनको जॉब्स नहीं मिलते। अगर उन्हें जॉब्स नहीं मिलेंगे तो इंडियन इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड जाएगी, और एक्स्ट्रा पीपल आने की वजह से वो भी सिक्योरिटी को थ्रेट कर सकते हैं। तो उस पर भी ध्यान देना एक मेजर पार्ट है। सी दिस, मराठीत आपण बघितलं तर हेच पॉइंट कसे असणार आहेत, बाह्य सुरक्षा आणि सामरिक मर्यादा। पहिलं राजनयिक, अँड देन ये मी तुम्हाला लष्करी आर्थिक आताच एक्सप्लेन केलेलं आहे, सेम आहेत पण पॉइंट्स हे सगळे तुम्ही वाचू शकता पॉज करू। देन आता कोणतीही प्रॉब्लम असेल, कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, डायरेक्टली वॉर करते हैं क्या, नहीं, हम पहले डिस्कशन करते हैं और उसके बाद कोई भी रेजोल्यूशन निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो एक पैक्ट है यूएन के अकॉर्डिंग, दैट इज स्पेसिफिक सेटलमेंट्स। द यूनाइटेड नेशन इन आर्टिकल 33 ऑफ द यूएन चार्टर मेंशंस द फॉलोइंग अप्रोचेस: negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangement or the other peaceful means of their own choice। तो कोई भी अगर किसी दो कंट्री के बीच में अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो यूएन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 33 के हम क्या कर सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, जुडिशियल सेटलमेंट कर सकते हैं, हम वर्ल्ड कोर्ट में जा सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं, वहां पे जस्टिस मांग सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो इस पीसफुल मीन से हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी को पैसिफिक सेटलमेंट्स बोलते हैं, जो यूएन का आर्टिकल 33 है।
इससे होता क्या है, जनरली वॉर नहीं होता है। आपका किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली उससे लड़ नहीं सकते हो, आपको पता नहीं ना उसके थ्रू प्रॉब्लम है या कुछ है। तो सबसे पहले उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें डिस्कशंस करने पड़ते हैं, और जितने अच्छे से हम डिस्कशंस करेंगे तो वो प्रॉब्लम विदाउट वॉर रिजॉल्व हो जाएगी। वॉर से होने वाला क्या है, लॉस है। अगर कुछ भी हो, वॉर होगा तो क्या होगा, देयर विल बी लॉसेस ऑफ लाइफ, देयर विल बी लॉस ऑफ इकोनॉमी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थ्री फैक्टर्स हैव डोमिनेटेड इंडिया सिक्योरिटी पॉलिसी। अगर हम इधर इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में कंसिडरेशन करें तो तीन, यहाँ पे फोर मेजर पार्ट्स हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं, विच इज थ्रेट परसेप्शन, सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अफेयर एंड पीस अप्रोच। तो ये एक मेजर पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडरेशन करने हैं। अभी यही जो हमने पहले कंसिडरेशन किए थे, ये मराठी में भी मैंने पॉइंट दिए। तो थ्री फैक्टर्स हैव डोमिनेंट इंडिया सिक्योरिटी पॉलिसी। तो ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं? फर्स्ट इज थ्रेट परसेप्शन। जो इंडिया को थ्रेट है वो पहले से ही हमने रिकग्नाइज करने हैं। जैसे इंडिया को थ्रेट कौन कौन से कंट्री से है? या करेक्ट, दैट इज पाकिस्तान और चाइना, क्योंकि हमने देखा है पास्ट में उन्होंने अटैक किया हुआ है, एरिया एक्वायर किया है। तो हमें अपने पोटेंशियल एनिमी जो थ्रेट है पहले से ही पता होने चाहिए, उनके पास किस टाइप के वेपन्स है, तो उनसे टैकल करने के लिए हमें पहले से ही रेडी रहना पड़ेगा। तब जाके हम क्या कर सकते हैं, डोमिनेंट रह सकते हैं इंडिया सिक्योरिटी पॉलिसी में। तो फर्स्ट थिंग इज थ्रेट परसेप्शन, मतलब पहले ही पोटेंशियल एनिमी कौन कौन है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, और उनके कंपैरिजन में खुद को स्ट्रॉन्ग करते रहना। सेकंड, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मींस जो हमारी वेपनरी के लिए हम रशिया पे, यूएस पे या इसराइल पे डिपेंडेंट है, या फ्रांस से हमने जो अभी राफेल लिए हैं, तो हमें खुद से न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज बनाने पड़ेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आजकल वेपन्स, बट एक ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं कर रहे। तो वो जो है वो हमें घर में ही करना पड़ेगा, मतलब इंडिया में ही करना पड़ेगा, जिससे हम दूसरे पे हमारी डिपेंडेंसी कम होगी और हम सेल्फ रिलायंस बनेंगे। इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, हमें इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। किसी भी कंट्री के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए इंडिया हमेशा एक सेपरेट पार्ट में रहता है, वो किसी के साथ कोलैबोरेशन में नहीं जाता है सच। जैसे आपने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पता है, वर्ल्ड वॉर बाइपोलर। बाइपोलर मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, सर्टन कंट्रीज एक साइड थी, दूसरी कंट्रीज दूसरे साइड थी, और उनके बीच में वॉर हुआ। बट इंडिया ने कभी भी ऐसे किसी एक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, वो हमेशा पीस के रूल में जाता है, डिस्कशन करने की कोशिश करता है। हाँ, बट अगर कोई उस पर अटैक करे तो इंडिया छोड़ता भी नहीं है, जो हमने देखा है 1947 के वॉर में, देन 65 के वॉर में, देन 71 के वॉर में, एंड 99। ये चारों वॉर हमने पाकिस्तान को हराए। अगर जो खुद से इनिशिएट करते हैं तो फिर हम सारे के सारे टोटल अटैक करते हैं उस कंट्री पे और उसको वो वॉर हराएं। तो हमें क्या रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। हमने इसलिए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं किया है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, हम हमेशा करेक्ट थिंग को सपोर्ट करते हैं बट वॉर में किसी का सपोर्ट नहीं करते, जिसलिए हम इंडिया इज इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग है, और इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए वर्ल्ड का। अफेयर्स एंड पीस अप्रोच, जो अभी इसी के साथ मैंने अटैचमेंट में बताया, किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारा पीसफुल अप्रोच ही होना चाहिए, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो क्या होती है, पीपल उन्हें इलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो पीपल ही सेलेक्ट करते हैं, और वहां पे गवर्नमेंट जो जनरली डिप्लोमेटिक कंट्रीज जो हैं, सॉरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो भी हैं, उनका मेन फर्स्ट वे जो होता है वो पीसफुल मीन होता है किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का जो सबसे पहला मीन होता है वो कौन सा होता है, दैट इज पीसफुल मीन। और वही चीज अगर हम किसी डिक्टेटरशिप में कंसिडर करें तो उनमें वो कोई भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमेशा अटैकिंग यूज करता है। ओके, देन सी दिस पॉइंट्स विच आई एक्सप्लेन यू। मराठीमध्ये बघितलं तर कोणकोणते, धोक्याचे आकलन, स्वावलंबन, राजकारणाकडे बघण्याचा स्वतंत्र दृष्टिकोन आणि शांततेचे धोरण। तो ये सब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये सारे पॉइंट्स। अब हम रिमेनिंग जो पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है इस चैप्टर में,
वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।